there are three things, right? So wealth management, it's a combination of wealth creation, protection and transferring of wealth. वेल्थ क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड आज हम कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। इनके प्रोडक्ट्स, जैसा कि आप सबने कहा, आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्लानर हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं और काफी सालों से इंडस्ट्री में हैं। सो वेल्थ क्रिएशन, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसफरिंग ऑफ वेल्थ, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसफरिंग ऑफ वेल्थ। सो वेल्थ क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन, इसमें काफी एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ लोग 5 साल 10 साल, कुछ लोग उससे भी ज्यादा टाइम से कर रहे हैं। लेकिन वेल्थ ट्रांसफर, वेल्थ क्रिएशन किस चीज के लिए? हमारे फाइनेंशियल गोल्स जो होते हैं लाइफ के, उनको अचीव करने के लिए टाइम पे जरूरत है। वेल्थ प्रोटेक्शन किस लिए? इसलिए कि अगर हमने जो कुछ अचीव करा है, कुछ मिसहैप हो जाए और कुछ इमरजेंसी हो जाए, सो जस्ट वन गो में वो वेल्थ चला ना जाए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वेल्थ प्रोटेक्शन। बट देन व्हाट इज वेल्थ ट्रांसफर? आपने जो अभी तक अर्न किया, एक टाइम आता है जब आपको इस दुनिया को छोड़ के जाना है, बट जाने से पहले ये व्यवस्था अगर इस तरीके से आप अपने इनसे करके जाएं कि अपना नेक्स्ट जनरेशन आपके बाद उस आपके लेगेसी को एंजॉय करे, ना कि आपके क्रिएट किए गए लेगेसी को जस्ट क्या बोले, आपस में लड़ झगड़ करके उस चीज को बर्बाद करे। दोस्तों, सर्वे में पाया गया है और ये देखा गया है, हाल के दिनों से नहीं बल्कि राजा महाराजा के टाइम से, सही हाथों में नहीं जाने के वजह से करोड़पति, अरबपति, इवन राजा महाराजा जिन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, सही हाथों में नहीं जाने के वजह से थर्ड जनरेशन तक भी वो वेल्थ ट्रांसफर नहीं हो पाया है। तो ऐसे हमारे इंडिया में तो कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनके पूर्वज जो है राजा महाराजा थे, लेकिन आज के डेट में उनके वंशज कहीं भी नहीं है। तो क्या कारण है? जस्ट बिकॉज गलत हाथों में जाने की वजह से, राइट? वेल, आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, ओके, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। बट यहाँ पे आप सब लोग जो है वेल्थ मैनेजर हैं, फाइनेंशियल प्लानर हैं। एक प्रोडक्ट, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक प्रोडक्ट मेरे हाथ में नहीं है तो क्या हुआ, अदर प्रोडक्ट्स में हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा करना अच्छी बात है, उसको और नेक्स्ट लेवल में भी लेके जा सकते हैं। व्हाई एस्टेट प्लानिंग? एक क्लाइंट, एक इंडिविजुअल को एस्टेट प्लानिंग क्यों जरूरत है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। बट एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर या एज ए वेल्थ मैनेजर, एस्टेट प्लानिंग आपके बकेट में होना चाहिए, क्यों? इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। पहले दोस्तों, आप मेरे से एग्री करेंगे, अगर आप एक क्लाइंट के पास जाते हैं, एकदम नया क्लाइंट, चाहे वो किसी के रेफरेंस से हो या फिर आपने डायरेक्ट अप्रोच किया, आपको अपॉइंटमेंट दिया, आपसे बात किया और चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपने उससे बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाए, वो भी आपसे कन्विंस हुआ और वो कुछ 5 लाख या 10 लाख का एक इन्वेस्टमेंट आपसे करा। क्या इससे आप जान पाते हैं कि उस क्लाइंट का स्ट्रेंथ क्या है? आप 5 लाख या 10 लाख लेके आ जाते हैं, हो सकता है उस क्लाइंट का स्ट्रेंथ 1 करोड़ का हो या 5 करोड़ का, लेकिन क्या कोई भी क्लाइंट आप कितना भी अच्छा से क्यों ना समझा लेते हैं, डे 1 में वो अपना पूरा सारा इन्वेस्टमेंट आपके सामने शेयर करता है क्या? नहीं करता है। इवन आप फाइनेंशियल प्लानिंग मोड में भी जाते हैं तो इट्स वेरी टफ सारा चीज निकालने में। क्लाइंट का माइंडसेट क्या होता है कि ठीक है, अभी तो हम इनसे जुड़े हैं, टाइम आएगा, थोड़ा देखते हैं, जरा टेस्ट करते हैं। आप जैसे मतलब क्या बोलते हैं, टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं कई बार, उस तरीके से क्लाइंट भी आपको टेस्ट एंड ट्रायल करता है, राइट? अगर एग्री कर रहे हैं तो आप प्लीज टाइप कीजिए एग्री। सो वो 5 लाख देता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब मिलना होता है, वो परफॉर्मेंस देखता है, आपका बिहेवियर चेक करता है, आपके बारे में थोड़ा पता करने की कोशिश करता है। यस, हर कोई बोल रहे हैं एग्रीड, राइट? सो वो रिलेशनशिप बिल्ड होने में टाइम लग जाता है। उसके बाद 2 साल, 3 साल, 5 साल तक में भी ये जरूरी नहीं होता है कि क्लाइंट अपना सारा डिटेल्स आपके सामने शेयर करे। और आप
उसी में कभी थोड़ा सा चर्न करके कमा लेते हैं, कभी थोड़ा सा कुछ, अभी म्यूचुअल फंड बेचा है तो थोड़ा इक्विटी अकाउंट आ गया या इंश्योरेंस अकाउंट आ गया, आप उसी में चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार तो क्लाइंट जब इस दुनिया से चला जाता, उसके बाद भी आप जान नहीं पाते थे कि उसका वर्थ क्या था। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूंगा, एस्टेट प्लानिंग ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डे 1 में आप क्लाइंट के पास जाते हैं और उसको कन्विंस कर लेते हैं कि एस्टेट प्लानिंग क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है ये अगर आप पता कर लेते हैं और वो एग्री हो जाता है आपके थ्रू से एस्टेट प्लानिंग करने पे, तो डे 1 में वो आपके साथ पूरा डेटा शेयर करता है। क्यों? क्योंकि उसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। सो जब आप उसकी एस्टेट प्लानिंग करते हैं और उसको हेल्प करते हैं, उसका जीते जी उसका जो वेल्थ है, उसका जो भी स्टेट है ना, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, वो सारी चीजों को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने में उसको आप मदद करते हैं। तो डे 1 में आप जान पाते हैं कि वो उस बंदे का वर्थ क्या है। नाउ अब आपको डे 1 में पता चल गया, इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन आप उसके पास चले गए और आप उसको बोलने लगे कि आपका तो इतना बड़ा वर्थ है, इतना बड़ा आपका नेटवर्थ है, सब चीज मेरे में ट्रांसफर कर दे। अगर ऐसा करेंगे तो बेवकूफी होगी, ऐसा आप कर भी नहीं सकते। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि एक इंसान का वर्थ क्या है, आप प्लानिंग कर सकते हैं उसके साथ। और जाहिर सा बात है, जब आपको पता चलता है कि एक क्लाइंट जिसका की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, उसका सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है और थोड़ा मोड़ा एसआईपी से ही चल रहा है, आप उसको कितना टाइम देते हैं। और जब पता चलता है कि एक क्लाइंट का वर्थ बहुत जबरदस्त है, आप उम्मीद करते हैं कि कैसे मौका लगे उसके साथ मिलने का, बात करने का। यहाँ पे डे 1 में जब आपको पता लग जाता है कि इस क्लाइंट का वर्थ है, तो डेफिनेटली आप मौका ढूंढेंगे। एट द सेम टाइम क्लाइंट भी कभी आपको कॉल करेगा तो आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। और जब ये सारी चीजें होने लगेगी, आप क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड कर लेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्लाइंट को पता लगेगा कि मेरा एस्टेट प्लानर खुद वेल्थ मैनेजर और फाइनेंशियल प्लानर भी है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे ही सही वो आपके ऊपर शिफ्ट करेगा या नहीं भी करेगा, आप हमेशा आपकी प्लानिंग तो उस पर ही रहेगी। अच्छा, जब एस्टेट प्लानिंग करते हैं, हम आगे डिटेल्स में इसके बारे में जानने वाले हैं। जब एस्टेट प्लानिंग करते हैं, वहां पे एक टर्म होता है एग्जीक्यूटर का, ठीक है, एज ए इंट्रोड्यूसर। तो बीइंग ए फाइनेंशियल प्लानर, बीइंग ए एस्टेट प्लानर, आप अपने क्लाइंट को जब इंट्रो करते हैं, तो आप अगर एग्जीक्यूटर बनते हैं तो मौका क्या है आपके साथ। बीइंग ए फाइनेंशियल प्लानर, हो सकता है आपके क्लाइंट का नेक्स्ट जनरेशन किसी और फाइनेंशियल एडवाइजर को जोड़ ले, लेकिन अगर आपने एस्टेट प्लानिंग करी अपने क्लाइंट्स का और एग्जीक्यूटर आप ही हो, तो कल को जब आपके क्लाइंट नहीं है, तब भी उनके नेक्स्ट जनरेशन आपको ही याद करेंगे, आपको ही बुलाएंगे, और ये जनरेशन दर जनरेशन आप उस क्लाइंट को सर्व कर पाएंगे। सो क्लाइंट को एस्टेट प्लानिंग क्यों जरूरी है, ये तो आगे हम लोग जानने वाले हैं। आपको एस्टेट प्लानिंग क्यों जरूरी है, ये पहली बात दिमाग में क्लियर हो जाना जरूरी था, राइट। ओके, जैसा कि अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपने बारे में। मेरा नाम अमित कुमार महतो, कुछ लोग मुझे जानते हैं, मैं चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर हूँ। इस इंडस्ट्री में पिछले 19 ईयर्स से हूँ। मेरा करियर जमशेदपुर से स्टार्ट हुआ, करीब 12 साल ब्रोकिंग इंडस्ट्री में था, 5 साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में था, और चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, और अभी वेल्थ मैनेजमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग में भी पिछले 4 साल से एक्टिव हूँ, राइट। सो आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं सेकंड या थर्ड बार, आप लोग जानते हैं मेरा एक स्टाइल है, मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं एक छोटी सी स्टोरी से। आज भी एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी मेरे ख्याल से हर किसी को पसंद है, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो प्लीज टाइप कीजिए यस। सो स्टोरी ऐसा है, मेरा गांव जो है बहुत थोड़ा सा झारखंड का एक बहुत ही बहुत ही रिमोट इलाके में है से है। मेरा एक दोस्त है वहां पे, उसका नाम है रामेश्वर, राइट। सो रामेश्वर शादीशुदा था, उसकी वाइफ थी और घर में पेरेंट्स रहते थे। एक बार क्या हुआ, वो गांव में लाइट वेट भी नहीं थी, उस टाइम की बात है मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे उसकी वाइफ का तबीयत खराब होता है, और वाइफ का तबीयत खराब होता है, उसको अचानक पेट में दर्द होता है।
अब गांव में क्या होता है ना, वो मेरा जो गांव है उस आसपास कहीं पे कोई हॉस्पिटल और वो सब है नहीं, बहुत दूर है। अभी रात का टाइम है, टेम्पोररी गाड़ी उड़ी भी मिलना मुश्किल है, क्या किया जाए। सो हमारे गांव में ही एक एंड में वहां पे एक वेल नोन वैद्य जी बोल सकते हैं, मतलब वैद्य नहीं, वैद्य तो पुराना टर्म हो गया, बट वैद्य और डॉक्टर के बीच वाला, अगर आप लोग गांव से कोई बिलोंग करते हैं तो रिलेट कर पाएंगे। वो एमबीबीएस नहीं होते हैं, बट देन एमबीबीएस से कम भी नहीं होते हैं वहां के लोगों के लिए, ठीक है। सो उनके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहब चलिए, मेरी वाइफ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप प्लीज चलो मेरे साथ, ठीक है। डॉक्टर बोलता है, वो बहुत हेल्पफुल रहता है, वो चलता है, वो उसके साथ आ जाता है और अपने साथ अपना बक्सा भी ले लेता है, ठीक है। और इसके घर पे जब जाते हैं तो इसको बोलता है कि तुम बाहर रुको, मैं जरा चेक करता हूँ। तो ये अंदर घुसता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है डॉक्टर साहब। उसकी वाइफ दर्द से करा रही होती है और उसी टाइम ये परेशान रहता है बाहर से। काफी देर के बाद वो डॉक्टर साहब फिर निकलता है, बोलता है कि एक बड़ा सा पत्थर लाओ ना, पत्थर, ठीक है। तो इसको समझ में नहीं आता है पत्थर क्यों मांग रहा है यार, ठीक है। तो ये फिर पत्थर ला के देता है, ठीक है। उसके बाद फिर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद होता है, कोई वाइफ का मतलब वो दर्द से करा ही रही है, आवाज में कोई कमी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर दरवाजा खोलता है, बोलता है हथौड़ा मिलेगा, हथौड़ा, ठीक है। रामेश्वर परेशान, ये हथौड़ा क्यों खोज रहा है यार। फिर वो हथौड़ा देता है उसको। हथौड़ा के बाद थोड़ी देर के बाद ऐसे ही ये इधर परेशान रहता है, फिर वो निकलता है, फिर बोलता है एक काम करो ना, आरी लेके आओ, आरी। अब जो है ना रामेश्वर परेशान हो जाता है, वो बोलता है कि डॉक्टर साहब आप कर क्या रहे हो इतना देर से, और बीवी परेशान है, ये कर रहे। तो डॉक्टर साहब बोलता है, बेटा तू आरी तो लेके आ। बोला कि क्यों। बोल रहा है कि मेरा जो ये बक्सा है ना, ये खुल नहीं रहा, अगर लेके आए ये बक्सा खुले तो मैं कुछ इलाज करूं, ठीक है। दोस्तों एक सिंपल सा मैसेज देना चाह रहे थे। हमारा दिमाग भी इस बंद बक्से की तरह है। कई बार हम लोग कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, अगर माइंड को ओपन नहीं रखें तो क्या है ना, इसके अंदर कुछ जाता नहीं है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप लोग आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस है, इसको क्लोज माइंड से या जजमेंटल माइंड से अगर हम लोग कुछ लेने की कोशिश करेंगे तो अगला जो भी हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बिताने वाले हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग जो हैं थोड़ा देर के लिए रिलैक्स हो जाएं। आप जहां भी बैठे हैं, जमीन में बैठे हैं, सोफा में बैठे हैं, बेड में हैं, कहीं पर भी रिलैक्स हो जाएं। पैर एकदम या तो पूरा खोल लें या फिर मोड़ के बैठ जाएं। और आपका बैकबोन जो है सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, कंधे एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, राइट। और अपने हाथों को पैरों में रख लीजिए, ठीक है, थाइज में सीधे रख लीजिए और अपने आईज को बंद कीजिए। अपने आईज को बंद कीजिए। जैसा मैं बोल रहा हूँ इसको आप लोग एक बार कीजिए। थोड़ा सा विजुलाइज मैं कराने की कोशिश करूंगा आपसे, ठीक है, जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे टॉपिक के साथ, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है। आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, आप विजुलाइज कीजिए कि वो काफी अच्छा कर रहे हैं और जिसके वजह से आपके घर में बहुत जबरदस्त खुशहाली है। आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, ये काफी खुश हैं, ठीक है। और आपके घर का माहौल जो है बहुत खुशनुमा रहता है हमेशा, ठीक है। अब एक ऐसा दिन आ गया, आप विजुलाइज कीजिए कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। इस दुनिया को आप गुजर चुके हैं। अभी अभी विजुलाइज कीजिए आपके घर का कंडीशन क्या है, सीन क्या है घर में। घर में मातम का स्थिति है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी है, जैसा नॉर्मली होता है, ठीक है। उस सीन को विजुलाइज कीजिए। दोस्तों अब विजुलाइज कीजिए कि वो आपके गए हुए, इस दुनिया से गए हुए अभी जो है ना 6 महीना बीत चुका है। अब देखिए आपके घर का सीन क्या है। आपके स्पाउस के साथ आप कैसी हैं, आपके बच्चे कैसे हैं और आपके घर का माहौल कैसा है, इस चीज को विजुलाइज कीजिए।
एक बार लास्ट, अब 1 साल बीत चुका है, अब देखिए घर का कंडीशन क्या है, आपके बच्चों का आपस का बिहेवियर, मदर के आपकी वाइफ के साथ बिहेवियर, घर में अगर आप यंग हैं तो आप देखिए कि आपके पेरेंट्स अगर हैं, आप चले गए हैं तो घर का कंडीशन क्या है, आपके ब्रदर सिस्टर्स का, सिबलिंग का क्या कंडीशन है, जो ठीक है दोस्तों। अब आप आंखें खोल दीजिए, खोल लीजिए। ये एक्सरसाइज नॉर्मली थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, और इसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है वेबिनार में। आई डोंट नो आप लोग कितना कनेक्ट कर पाए, लेकिन फिर भी मैं एक दो लोगों से सुनना चाहूंगा, क्या आप इस कंडीशन को रिलेट कर पाए, इस चीज को देख पाए, लिटरली विजुअलाइज कर पाए? अगर कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो अनम्यूट करके जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं एक या दो जन को मौका दूंगा, अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं, कोई भी, एक या दो जन, एनीवन। अब अम्बेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। माई सेल्फ अम्बेश, कि समझ में लगता है कि आपके जूतों में 1 साल बाद कौन रहेगा। गम भूल चुके होंगे इमीडिएट डेथ के बाद का। जी, राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और कोई बोलना चाहेंगे, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, मतलब क्या दिखाई दिया एक्चुअली? ओके ओके, कोई बोलना चाह रहा है? विवेक जी बोलना चाह रहे हैं? यस विवेक जी प्लीज। बस मैंने ये महसूस किया, एक्चुअली हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में, हम और वाइफ, 2 बच्चे मेरे हैं। ओके, अभी दोनों छोटे हैं। तो मैंने मतलब विजुलाइज किया, लगा मुझे कि हाँ अभी आज हैं कल नहीं है। तो मैं बहुत कोरिलेट किया, फाइनेंशियल कोरिलेट किया कि अगर हमारी फाइनेंशियल आज की स्थिति कैसी, 6 महीने बाद स्थिति कैसी होगी और 1 साल के बाद स्थिति कैसी होगी। बहुत सारी कुछ जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन में भी डिपेंड करता है। सो जस्ट 2 सेकंड में, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, एक मूवी की तरीके से चल गया, राइट? जी जी। ओके, ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। कभी अगर आप लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, और जब करते हैं, मैं जब भी करता हूं मेरे क्लाइंट्स के आंख में आंसू आ जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बहुत ही पावरफुल है, स्पेशली वे लोग जो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से नहीं करके चल रहे होते हैं, या जो करके भी रखे हैं लेकिन जिनके घर पे बहुत सारा क्लैशेस हैं या कुछ ऐसा है, तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ओ माय गॉड, अभी हम हैं तो हम तो मैनेज करके चल रहे हैं, मेरे बाद तो यार मतलब क्या होगा पता नहीं, राइट? सो ये सच्चाई है, और ऐसे कई एग्जाम्पल हम अपने आसपास लोगों के सामने ये होते हुए हम लोग देख सकते हैं, राइट? सो बिगेस्ट एग्जाम्पल, अच्छा इंडिया की जहां तक बात है, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 100 में से शायद एक आदमी स्टेट प्लानिंग करता है, विल प्लानिंग करता है। चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात हो या लोअर लेवल पे, तो अवेयरनेस ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है स्टेट प्लानिंग करने की, तो बात दूर की। इवन मैक्सिमम लोगों का सोच ये है कि स्टेट प्लानिंग, विल बनाना ये हम लोगों का काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है, जिनके पास बहुत ज्यादा बिजनेस है, पैसा है, उनको स्टेट प्लानिंग करनी चाहिए, विल बनाना चाहिए। हमको किस लिए? हमें जरूरत नहीं है, राइट? बट ऐसा नहीं है, हर एक वो इंसान जो जिंदा है, 18 साल से ऊपर है, उसको स्टेट प्लानिंग करनी चाहिए। अब उसके पास कुछ हो चाहे नहीं हो, यहां मैं बताना चाहूंगा, स्टेट प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ आपके पास जो टैंजिबल चीजें दिख रही हैं, आपके पास घर है, गाड़ी है, जो भी बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ उतना ही नहीं होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लीजिए एक इंसान के 2 बेटे हैं, ठीक है, और एक वो अपने हिसाब से प्लानिंग करता है, बंटवारा करता है, और दोनों को अपने हिसाब से दे देता है।
सब जब स्टेट प्लानिंग की बात होती है ना, आपका मोबाइल फोन सपोज एक बेटे को गया, या आपका ईमेल आईडी दूसरे बेटे को गया, ठीक है। सो ईमेल आईडी के थ्रू से आपके जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का कॉन्टेक्ट कितना वैल्यूएबल हो सकते हैं बिजनेसमैन के, आप सोच सकते हैं। अगर फोन नंबर किसी को दिया, उस फोन में जो कॉन्टेक्ट्स बने हुए हैं, जो कॉन्टेक्ट्स लिस्ट हैं, वो कितने जबरदस्त हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं, ठीक है। सो स्टेट प्लानिंग की जब बात होती है, उस डेप्थ तक जाता है कि आपके जो डिजिटल एसेट्स हैं उसको भी कैसे लोगों मतलब कवर करें। क्योंकि कल को एक फोन चला गया, एक सिंपल कनेक्ट, अगर बिजनेसमैन की बात करें, एक सिंपल कॉन्टेक्ट से मे भी करोड़ों का बिजनेस उसको मिल सकता है। तो अभी एक बेटे को चला गया और उस एक कॉन्टेक्ट की वजह से उसको करोड़ों का बिजनेस आ गया, और दूसरा बेटा का जैसा का तैसा ही रहा, तो क्या वो सही होगा? तो ये कौन जानता है। अच्छा, पेरेंट के साथ क्या कंडीशन है? पेरेंट ये सोचते हैं, जो नॉर्मल इंडियन मेंटालिटी है, कि आज हम जो है मेरा बेटे बहू सब मिलजुल कर हैं, कल को मिलजुल कर रहे नहीं रहे हमको कोई मतलब नहीं। बट आप बताएं, क्या ये सोच सही है? नहीं है। ये आपका वेल्थ है, आपका हार्ड एंड अर्न मनी है, आपने इस एम्पायर को खड़ा किया है। सो सोच क्या होनी चाहिए? आज हम जिंदा हैं तो मेरा वेल्थ पे मेरा कंट्रोल है। कल को जब हम नहीं हो, या मान लीजिए बेड रिडन हो जाए, तब भी मेरा इस वेल्थ पे कंट्रोल होना चाहिए। कहने का मतलब है इस वेल्थ का मिसयूज नहीं होना चाहिए। करेक्ट? कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे पास जो है मेरे वेल्थ के लिए मेरे बच्चे आपस में लड़े। लेकिन जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। द बिगेस्ट एग्जांपल धीरू भाई अंबानी, राइट? उन्होंने क्या मतलब स्क्रैच से, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसने स्क्रैच से अपना वेल्थ क्रिएट करा और कहां से कहां तक पहुंचाया, और एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जो कि हर किसी के साथ होना है, हर किसी के साथ होता है। और उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनके जो राम लक्ष्मण जैसे बेटे है ना, अनिल और मुकेश, आपस में लड़ेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि उनकी माँ ने इंटरफेयर किया और जो भी है समहाउ वो लोग मैनेज किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज एक बेटा राजा बन गया, दूसरा बेटा रंक बन गया। ये तो कहानी है। अगर धीरू भाई अंबानी, क्योंकि वो अपने बेटों को जानते थे बेटर, ठीक है, अगर वो अपने गाइडेंस में ही अगर सब कुछ करके जाते थे, तो शायद ये सीन नहीं होता जो आज अनिल अंबानी के साथ हुआ। शायद मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज फ्यूचर तो कोई नहीं जानता है। लेकिन कुछ तो अपने तरीके से कंट्रोल करके जाते, जो कि मतलब ये पॉसिबिलिटीज है स्टेट प्लानिंग में, कि ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, कंडीशन लगाया जा सकता था। तो जो गलत डिसीजन अनिल अंबानी ने लिए होंगे, वो शायद नहीं लेते। सो बिगेस्ट एग्जांपल मतलब इंडियन क्या वर्ल्ड के स्टोरी में ये बहुत बड़ा एग्जांपल था। इन्होंने स्टेट प्लानिंग नहीं करी थी, जिसके चलते आज ये सीन देखने को मिला। दोस्तों, दूसरा बिगेस्ट एग्जांपल, पिछले 3-4 साल पहले ये फोटो बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में काफी। शायद बहुत लोग इनके नाम से वाकिफ हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। इनका नाम है विजयपथ सिंघानिया, राइट? ये कौन है? रेमंड कंपनी के ओनर, 10,000 करोड़ कंपनी के ओनर, ठीक है। इनका बेटा फॉरेन से पढ़ उड़ के आया, इसको लगा कि लायक बेटा है, अब जो है मैंने इतना कुछ कर दिया है, अब मुझे आराम करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? जस्ट बाय अफेक्शन बोला कि बेटा को सब कुछ दे दिया, सब कुछ, मतलब कुछ भी अपने पास रखा नहीं। बोला कि अब जो है हम रिलैक्स करेंगे, या जो भी हो, मतलब उतनी अंदर की बात तो नहीं है, लेकिन जो हमने सोशल मीडिया में देखा, और ठीक है। सो कहने का मतलब है इसके पास कुछ बचा नहीं, उसने बेटे के नाम पे सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। और बेटे ने उनके साथ क्या किया? उनको लावारिस घर से तक निकाल दिया, घर में तक नहीं रखा। और आज मुंबई में ही कहीं पे अपने किसी दोस्त के रहमो करम पे किसी वृद्धाश्रम में ये अपना समय बिता रहे। उनका बोलना है, लव योर चिल्ड्रन एंड केयर फॉर देम बट डोंट लव देम सो मच दैट यू आर ब्लाइंडेड। अपने बच्चों को प्यार करो,
बट इतना मत करो कि उनके प्यार में आप अंधे हो जाओ। ये सच्चाई है समाज की, हमारे ही समाज के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे और कितने एग्जाम्पल्स भरे होंगे पता नहीं है, ये कुछ एग्जाम्पल सामने आ जाते हैं तो हमें पता लग जाता है। हिंदी में एक कहावत है, ये बोला जाता है, पूत अगर सपूत हो तो धन संचय काहे का, और पूत अगर कपूत हो तो धन संचय काहे का। दोस्तों, अगर बेटा लायक हो तो उसको आपके धन की जरूरत नहीं है, वो अपने कर लेगा। और बेटा अगर नालायक हो तो आप कितना भी करके दो वो सब खत्म कर देगा। सो जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीइंग ए इंडिविजुअल, हम अपने आप को ही अगर पूछें तो हम मान लीजिए एक अंपायर खड़ा किए, वेल्थ क्रिएट किए, हम कभी चाहेंगे क्या कि हमारे बाद मेरा नेक्स्ट जनरेशन इस पैसे को मतलब क्या बोले, उड़ा दे? कोई नहीं चाहेगा, राइट? सो अगर ऐसा नहीं हो और कल को हम हो चाहे नहीं हो, इसके बावजूद हमारे वेल्थ पे, चूंकि ये हमारा हार्ड एंड मनी है, इस पे हमारा कंट्रोल रहे, तो उसके लिए है सॉल्यूशन क्या है? स्टेट प्लानिंग। ठीक है, सो स्टेट प्लानिंग को हम लोग अब जो है थोड़ा सा परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटे का समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसके लिए कंप्लीट वर्कशॉप रखा जा सकता है, बट सिंपल शब्दों में मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को इसको डिटेल में समझाने का। बट देन फिर भी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में उस पर हम लोग बात करेंगे, राइट? सो स्टेट प्लानिंग ये आपको हेल्प करता है आपके अपने एग्जिस्टिंग वेल्थ को अपने नेक्स्ट जनरेशन में बिना किसी लफड़े के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के सही तरीके से ट्रांसफर हो जाए। इसमें कंडीशन एक ही है कि वो एग्जीक्यूट होगा कल को जब आप नहीं रहेंगे। सो आप अभी हैं, आपके पूरे कंट्रोल में, कल आप नहीं हो, आपने जस्ट एक विल बना दिया है, उसके थ्रू से कंट्रोल होगा। विल ही नहीं, विल के बाद अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनका गार्डियनशिप किसको जाना चाहिए, कौन उसका टेक केयर करेगा तो उसको कितना कितना पैसा चाहिए, मंथली बेसिस पे नहीं चाहिए या क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, उसका सारा हिसाब किताब आप करके जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा एक लेवल का और ऊपर का चीज, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। वो और ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, क्योंकि विल के केस में एक बार पैसा आ गया, उसके बाद आदमी का इंटेंशन अगर गलत हो गया तो उसका मिसयूज कर सकता है। बट ट्रस्ट के थ्रू से अगर सारा चीज प्रोसेस करें तो क्या होगा, वो उसके जो ट्रस्टी होंगे उसको देखभाल करते होंगे, और जो गार्डियन होगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा जितना की जरूरत है। एजुकेशन में इतना पैसा चाहिए, आपने लिख के दे दिया तो उतना ही रिलीज होगा। बेटी है, शादी के टाइम पे इतना पैसा चाहिए, ट्रस्टी उसको रिलीज करके देगा। अगेन ट्रस्टी उसको उस पैसे को टच नहीं कर सकता। सो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन यू डाई, व्हाट विल हैपन टू योर होम, योर प्रॉपर्टी, योर चिल्ड्रन? You can answer these questions in a written document called a will. Will accomplishes 2 primary objectives. First, it directs who will get your estate, means property, after your death, and second, who will take care of your children and dependents. And again, you should never assume that your assets would automatically go to the person you want to benefit. Give them securely by making a will, and the law will protect your wishes. सो विल में वो पावर है कि आपके बाद आपका वेल्थ, आपका स्टेट जो भी है, उसके साथ क्या होना है ये आप डिसाइड करते हो अपने जिंदा रहते। आप अभी जिंदा हो, जिंदा रहते आपके बाद आपके वेल्थ के साथ क्या होना है ये आप डिक्लेयर करके जाते हैं। विल में वो पावर है। सेकेंडली, आपके बाद आपके बच्चों के साथ क्या होना है। अगर वो मेजर हैं तब तो वो अपना टेक केयर कर लेंगे, बट किस बच्चे को कितना मिलना है, नहीं मिलना है, बराबर मिलना है, क्या है, ये आप विल के थ्रू से डिसाइड करते हैं। तीसरा, अगर बच्चे माइनर हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स थे, वाइफ हस्बैंड दोनों कार में जा रहे थे, कार एक्सीडेंट हो जाती है और दोनों चले जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, अब क्या होगा उनके साथ? सो नॉर्मल केस में जॉइंट फैमिली है तो ग्रैंड पेरेंट देख लेते हैं, चाचा चाची देख लेते हैं, या कोई रिलेटिव देख लेता है। बट आज की जो कंडीशन हो गई है जहां पे
फैमिलीज में आपस में इतने सारे डिस्प्यूटेड चल रहे हैं और दूरियां बढ़ रही हैं, उस स्थिति में क्या करना है? मे बी आप अपने किसी ऐसा वेल विशर, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड, उसको गार्डियन बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं बना सकते हैं, उसको उसके परमिशन से ही, ठीक है? या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आप ट्रस्ट बना के उनको आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीजें, ये सारी फ्रीडम आपको देती है। मतलब 100 बात की एक बात, आपके बाद आपके बच्चों के साथ क्या होना है, आप हर चीज तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी दिली इच्छा हो वो आप कर सकते हैं इसके थ्रू से। ये पावर है विल का, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो विल, if you die without making a will, your property will not to be distributed as per your wish, as it will be distributed as per the succession law. Well, यहाँ पे succession law मतलब आप हैं, अगर आपका एज ज्यादा हो गया, आपके बच्चे हैं, बच्चे के बाद उनकी वाइफ्स हैं, देन उनके बच्चे होंगे, ठीक है? आज सोसाइटी में ये बहुत सारा मतलब डिवोर्स केसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बट देन सक्सेशन लॉ मतलब आपके बाद आपके प्रॉपर्टी पे किसका हक बनता है? आपके बेटे का। और बेटे के प्रॉपर्टी पे किसका हक बनता है? उसकी वाइफ का। आपके बाद मेजर कौन इस पे क्लेम कर सकती है? आपकी वाइफ का। अगर यंग हैं आप और आप वेल टू डू फैमिली से हैं, आपका वेल्थ जबरदस्त है, आपको मिलने ही वाला है। सो बहुत सारे हम लोग क्राइम पेट्रोल और वो सारी चीजें जो देखते हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीजों का फायदा उठाने के लिए वो क्राइम पेट्रोल में सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो कोई लवर जो है अपना इसके साथ मिलके अपना हस्बैंड का मर्डर करते हैं और प्रॉपर्टी को हासिल करने का वो रहता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि विल वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, बाद में ऐसा हो जाएगा, देन फिर बाद में पकड़ाते हैं ये। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है? ये सब चीज नहीं हो, इसके लिए आप चाहते हो कि आपके विश के हिसाब से हो, ठीक है? अभी मान लो आपकी वाइफ ही आपको डिवोर्स कर देती है और दूसरे इंसान के पास वो चली जाती है, आपके बाद आप नहीं रहे, आपकी वाइफ ने आपके बाद सेकंड मैरिज कर लेते हैं। तो आप ये तो डेफिनेटली चाहोगे कि मेरे बाद मेरी वाइफ को मिले, लेकिन क्या आप चाहोगे क्या आपके प्रॉपर्टी में उसके सेकंड हस्बैंड का अधिकार हो, वो उस चीज को एंजॉय करे? बट वो करेगा, ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर आपका एज ज्यादा हो, आप चाहोगे कि आपके बेटे को मिले और बहू साथ में है तो मिले, लेकिन बहू अगर छोड़ के बेटे को चली जाती है और वो क्लेम करती है, अपने लवर के साथ शादी करती है और वो आपके प्रॉपर्टी पे क्लेम करती है, ये आप चाहोगे क्या? तो ये सारी चीजें आज के डेट पे हो रही हैं। मेट्रोज में तो बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है? छोटे छोटे शहरों में भी अभी होने लगी। अगर आप जाओ अपने कोर्ट्स और उस जगह पे, आप मतलब डिवोर्स के फाइल लंबे पड़े हुए हैं, ठीक है? सो गांव वगैरह में अभी तक नहीं पहुंचा है, बट शहरों में बहुत ज्यादा चलन होने लगा है, जहां पे लोग अब क्लेम करने लगे हैं, ठीक है? अब कुछ भी रीजंस दे देंगे और हस्बैंड शादी ही इस पर्पस से किया था कि उसके बाद उसका वेल्थ को हम एंजॉय करें, और उसके बाद डिवोर्स लेंगे और 50% या जो भी हो क्लेम करेंगे। सो ये चीज नहीं हो आपके वेल्थ के साथ आपके बाद, इसके लिए विल बनाना जरूरी है। इट माइट गो टू पीपल यू डोंट वांट इट टू गो, जो मैंने बताया। इट माइट बी डिवाइडेड अनफेयरली। आपके जाने के बाद अभी बड़ा 2 भाई 3 भाई जो भी हैं, जो ताकतवर है वो अपना ताकत से ज्यादा हिस्सा ले रहा, आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है? जो कमजोर है वो ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है? या आपके बाद आपकी वाइफ को आपके बच्चे ही टेक केयर नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन आपने विल बना के अगर चले गए तो क्या होगा? उस पे कुछ नहीं हो सकता है। दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक थिंग, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। एंड उसी के हिसाब से सारी चीजें होंगी। देयर माइट बी डिस्प्यूट अमंग्स योर नेक्स्ट जनरेशन। यस, जो मैंने अभी बोला, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू नेक्स्ट जनरेशन माइट गो अप। अभी क्या है ना, आप अपने रहते हुए सारा चीज को जैसा चाहो वैसे आप करके जा सकते हैं,
लेकिन आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर छोड़ दिए कि वो लोग अपना देख लेंगे, कर लेंगे। अभी वो लोग जब अपना आपस में बंटवारा करने का टाइम जब आ रहा है, देख रहे हैं कि वो लोग सही तरीके से उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं और वो उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा भाग रहा है। जाहिर सा बात है, इन्फ्लेशन उधर में भी, इन्फ्लेशन का कॉस्ट जो है इफेक्ट वहां पर भी करेगा, वो भी दिखेगा। चार्जेस बढ़ रहे हैं हर चीज के। सो एडवोकेट का चार्ज बोलिए या अदर चार्जेस जो भी है इससे रिलेटेड, उस पर इफेक्ट आएगा। आप अगर करके जाते हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। योर बेनिफिशियरीज माइट हैव टू स्पेंड टाइम, मनी एंड एफर्ट गेटिंग योर एसेट्स। आपके अपने बेनिफिशियरीज जो भी हैं, आपके डॉटर हो सकते हैं, आपके सन हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है। मान लीजिए कल को ऐसा कुछ डिस्प्यूट आ गया जिसके वजह से जिसमें उनका अधिकार भी हो, लेकिन उस चीज को पाने के लिए वो लोग पैसा भी गला रहे हैं और एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। उनका जो अपना जिस चीज में फोकस करना चाहिए वो नहीं करके इन फालतू चीजों में अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं। अब बताओ क्या ये सही है? ओके फ्रेंड्स, अभी तक जो भी हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, होप कि मैं आप लोगों को रिलेट कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग लर्न कर रहे हैं तो प्लीज टाइप कीजिए लर्निंग। लर्निंग फैंटास्टिक। ओके, सो विल इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? बेनिफिट्स क्या है? यू डिसाइड हाउ योर प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यू डिसाइड हु विल टेक केयर ऑफ योर माइनर चाइल्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बट इन सब चीजों को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपका प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपके बाद आपके माइनर चाइल्ड को कौन टेक केयर करेगा, ठीक है? टू अवॉइड अ लेंथी कोर्ट प्रोसेस। अगर मामला कोर्ट में जाता है, आपका नेक्स्ट जनरेशन लेके जाते हैं, तो झमेला, मतलब कोर्ट का झमेला किस तरीके का होता है, जो इसको झेलते हैं या एक्सपीरियंस किए हुए हैं वो जानते हैं, ठीक है? वो बोला जाता है ना, हॉस्पिटल, पुलिस और कोर्ट का चक्कर किसी को ना लगे तो अच्छा है, ठीक है? सो वो लंबा खिंचते जाता है, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख बोलते हैं ना, वो मिलता रहता है। सो ये आप अवॉइड कर सकते हैं। You decide who will wind up the affair of your estate properties. आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बाद कौन कंसर्न पर्सन होगा, जिसके, मतलब एग्जीक्यूटर जिसके रहते, तो बीइंग ए स्टेट प्लानर या एडवाइजर बोल सकते हैं, आप वो इंसान हो सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है? आप जब तक वहां पे पहुंचोगे नहीं, कई सारे मूवीज में आप देखते होंगे, वो है ना, एक एडवोकेट रहेगा, वो पहुंचता है और उसके देख रेख पे ही फिर सेकंड जनरेशन आपस में डिस्कस करते हैं, तो वो इंसान आप हो सकते हैं। यू कैन डिसइनहेरिट इंडिविजुअल हु वुड अदरवाइज डेस्टिन्ड टू इनहेरिट, ठीक है? सो ऐसा कोई इंसान जिसको कि आप नहीं चाहते हो, आप उसको हटा सकते हो, ठीक है? अदरवाइज वो भी अपना क्या बोलते हैं, मान लीजिए कोई सौतेला वाला हिसाब किताब है फैमिली में, आप नहीं चाहते हो कि अपना सौतेला बच्चा या रिलेटिव जो भी है उसको बेनिफिट देना, आप उसको रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अदरवाइज रिलेशनशिप में जहां आ गया, इवन वो भी क्लेम करेगा। यू विल हैव ए ग्रेटर पीस ऑफ माइंड। ऑब्वियसली जब आप सारा चीज आपने वेल्थ क्रिएट करा, प्रोटेक्ट करा और ट्रांसफर भी, अभी आपके बाद भी क्या होने वाला, उस चीज को भी करके जाएंगे और उस चीज को आपके जीते जी आपके घर वाले एक्सेप्ट कर चुके होंगे, क्या पीस ऑफ माइंड होगा? बिकॉज यू कैन चेंज योर माइंड if your life circumstances change. well, यहाँ पे एक और चीज, आपने एक बार विल बना दिया, वो फाइनल हो गया, ये जरूरी नहीं है। टाइम के साथ साथ आदमी का माइंड भी बदलता है, तो आपके जीते जी यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, आप जितनी बार चाहे उतनी बार अपना विल को चेंज कर सकते, ठीक है? सो कई बार ऐसा हुआ कि आपने बड़े बेटे को दे दिया, अब उसके चक्कर में छोटे बेटे का बिहेवियर या जो भी हो, घर वालों में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, या मतलब मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो उसके चलते आपका फिर माइंड चेंज होता है कि नहीं, ये तो इसका हिसाब किताब सही नहीं लग रहा, ये तो गलत रास्ते में जा रहा, कुछ गलत हैबिट्स उसने डेवलप कर लिए, ठीक है? ऐसा कुछ हो गया, तो आपने सोचा कि नहीं, अगर इसके हाथों में जाएंगे तो मेरा वेल्थ का जो है नुकसान ही होगा, नुकसान करेगा, तो आप विल में परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए कुछ दुर्घटना हो गई, आपके रहते
घर में आपके बच्चों के साथ कुछ हो गया, या आपके पहले आपकी स्पाउस चली गई, ठीक है, अब आपने वहां पे पहले वाले विल में आपके बाद आपके विल स्पाउस को इतना कुछ मिलने का था, अब वो स्पाउस रही नहीं, तो फिर क्या करना है? तो डेफिनेटली विल में चेंजेस करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बेनिफिट्स है विल्स के। हाउ टू मेक ए विल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इट्स ए लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ टेस्टेटर, टेस्टेटर मतलब आप, विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी हिज व्हिच ही डिजायर्स टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। तो आप जो डिक्लेयर करते हो और जो एग्जीक्यूट होना है आपके कल जब आप नहीं रहेंगे तब वो एग्जीक्यूट होना है, ये लीगल डिक्लेरेशन है। Two essential characteristics of a will: it must be intended to come into effect after the death of the testator। तो मतलब इंसान कल को जब नहीं रहेगा उसके बाद ही ये इफेक्ट में आएगा। दूसरा, it must be revocable by the testator at any time। ये कभी भी इसमें चेंजेस, अपडेशन, अपग्रेडेशन जो भी करना है ये किया जा सकता है, ठीक है। हाउ टू मेक ए विल, इट कैन बी रिटन ऑन सिंपल पेपर। विल जो है ना, जितना भारी सुनाई देता है और अपने को समझ में आता है, मतलब लगता है, इतना भारी भी नहीं है। अगर एक इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, राइट, तो क्या होगा, वो आराम से सिंपल, मान लीजिए किसी के पास एक घर है, एक गाड़ी है, छोटा मोटा जमीन है और थोड़ा मोड़े इन्वेस्टमेंट है, बट उतना ही सही, उस पर कोई किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो, वो एक प्लेन पेपर में अपना विल बना सकता है। देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर ए विल। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्टर करने के लिए। साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस मेक इट ए वैलिड विल। बस 2 विटनेस चाहिए होते हैं और 2 विटनेस के प्रेजेंस में आप ये विल बनाते हैं, आपका विल वैलिड हो गया। It can be either typed or handwritten, but it is advisable to have a handwritten one because it is easier to prove its genuineness by confirming the testator handwriting and making it difficult to refute it। कोई इसको टाइप भी कर सकता है या फिर हैंडरिटन भी हो सकता है। सो जो हम लोग मूवीज में देखते हैं कि विल बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो गेम खेला, वो सीरियल्स में दिखाया जाता है, वो सारी चीजें जो होती है वो टाइप्ड विल में होती है, और उसका एडवोकेट बड़े बेटे से मिल गया या छोटे बेटे से मिल गया, बहू ने प्लानिंग किया, ठीक है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, हैंड रिटन सिंपली अगर बना देते हैं और 2 विटनेस ले लेते हैं, डन है। हैंड रिटन को कोई उसका मतलब पूरा वर्ल्ड का इतना पॉपुलेशन है, इंडिया का इतना जबरदस्त पॉपुलेशन है, लेकिन बात जब आती है फिंगरप्रिंट्स की और हैंडराइटिंग की, दूध का दूध, दूध पानी का पानी हो जाता है। वो आराम से उसको कोई भी पहचाना जा सकता है, कितना भी कॉपी मास्टर हो हैंडराइटिंग का या सिग्नेचर का, एक्सपर्ट उसको पकड़ लेते हैं कि कौन सा डुप्लीकेट है या नहीं, राइट। सो हैंड रिटन विल इज द बेस्ट। बट देन बात अगर बड़ी हो, प्रॉपर्टी ज्यादा हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो, इन दैट केस यहाँ पे मैंने लिखा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज ऑप्शनल बट हाईली रिकमेंडेड। ए रजिस्टर्ड विल इज डिफिकल्ट टू कॉन्टेस्ट, द सब रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्टर्स द विल। सो अगर ऐसी कोई बात हो तो इट्स ऑलवेज बेटर, ऑप्शनल है बट इसका रजिस्ट्रार के पास जाके उसका रजिस्टर विल का हो जाए तो उससे अच्छा फिर कुछ है नहीं। आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर है। अगर आप सबको को क्लियर है तो प्लीज टाइप कीजिए क्लियर। क्लियर विवेक जी बोल रहे हैं, पंकज जी बोल रहे हैं क्लियर क्लियर, प्रकाश जी वेरी नाइस। अब बात करते हैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप। लेटर ऑफ गार्डियनशिप स्पेशली इन केस जस्ट टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल यू आर अलाइव। आप जब जिंदा हैं तो आप अपने बच्चे का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, लेकिन कल जब आप नहीं रहे इस दुनिया में तब भी उसका ध्यान कैसे रखा जाए उसकी व्यवस्था आप करके जा सकते हैं। अगर नॉमिनी ऑलरेडी अपॉइंट है तो विल में क्या होगा? प्रकाश जी मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉमिनेशन या जॉइंट होल्डर जो है ना,
उसको ये सिर्फ ये राइट्स है कि उस अकाउंट को वो हैंडल करे और उसके बाद वो फंड ट्रांसफर हो सकता है उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ऑनर बन जाता है उस वेल्थ का। चाहे कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा रखा है क्लाइंट ने, उसने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया या बेटे को नॉमिनी बनाया, ठीक है, और कल को वो नहीं रहा, ऑब्वियसली वो फंड ट्रांसफर होकर बेटे के पास आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा या वाइफ जो है ऑनर बन गए। उस पैसे पे बाकी फैमिली मेंबर्स का भी उतना ही अधिकार है। इवन कि जॉइंट होल्डर को, उसको राइट्स है उस पैसे को, उस वेल्थ को ऑपरेट करने का, लेकिन वो ऑनर नहीं बनता है। उसको बाकी फैमिली मेंबर चैलेंज कर सकते हैं और उस पैसे पे अपना अधिकार के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन विल जो हो गया, तो विल जो हो गया वो फाइनल होता है, वो मोस्ट ऑथेंटिक होता है। प्रकाश जी, I hope it's clear to you now. In case of life insurance, nominee supersede will through, see, मैंने बताया ना, नॉमिनी को मिलेगा, बट नॉमिनी को मिलने के बाद चूंकि वो जिसने भी नॉमिनी बनाया है उसको उससे रिलेटेड है लोग जो भी होंगे, उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। बट विल में बना दिया और उसमें बता दिया कि मेरे बाद ये पॉलिसी का पैसा मिलने वाला है, इतना मिलेगा, उसको इस तरीके से बांटा जाए या कुछ किया जाए, तो उस हिसाब से ही फिर बटेगा। अदरवाइज ये मामला गड़बड़ हो सकता है, राइट? एनीवे, इन सब क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में लेते हैं। आई होप इट्स ग्रेट, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रकाश जी, विनय जी, ओके। सो लेटर, या सो मैं बता रहा था कि आप अभी जिंदा हैं तो अपने बच्चे को अपने हिसाब से टेक केयर कर रहे हैं। कल को आप जब नहीं रहे तब भी आपके बच्चे के साथ किस तरीके से उसका केयर हो, इसके लिए लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाना जरूरी होता है। ये अगर आप कर लेते हैं तो एक तरीके से आप संतुष्ट हो सकते हैं एक लेवल का कि चलो मैं कल को नहीं भी रहा, मेरे बाद मेरे बच्चे को अच्छा से टेक केयर हो जाएगा। So the custody of the child will not be legally given by default to the grandparent, maternal grandparents, your brother or sister. In fact, none of them is legally allowed to keep the child with him or her. लीगल की अगर हम बात करें, जब बात छोटे मोटे चीजों की होती है और गांव और छोटे कस्बे की होती है, तो वहां पर तो ऐसे ही लोग अवेलेबल हैं। आपके पेरेंट होते हैं, ग्रैंड पेरेंट होते हैं, ऐसा किसी फैमिली में होता है तो, या चाचा नाना, ये लोग अपना लेते हैं। लेकिन जब बात बड़े घराने की या बड़े वेल्थ की बात होती है और वहां पे बच्चा रह गया, तो वहां कोर्ट को पूरा राइट होता है उस जगह पे, मतलब क्या बोले, अपना दखल करने का। इनफैक्ट ये जितने भी रिलेटिव्स हैं, इनको बाय डिफॉल्ट कस्टडी नहीं मिलती है। कोर्ट अगर वहां पे चाहे तो एज पर द लॉ इन सच केसेस, कोर्ट स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड हु गेट्स द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड एंड हु टेक केयर ऑफ देयर वेल्थ। द कंसर्न इज द पर्सन, माइट नॉट बी द पर्सन ऑफ योर चॉइस और माइट इवन बी एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एन ऑर्फनेज। सो जब मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट को डिसाइड करना होता है ना, कोर्ट ऑलवेज जो है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करता है, मे भी कोई ऑर्फनेज होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि कोई भी इंसान चाहेगा क्या कि मेरे बाद मेरा बच्चा का परवरिश ऑर्फनेज में हो, एक अनाथ के जैसा हो? कोई भी नहीं चाहेगा। सो द क्वेश्चन इज हु कैन टेक दिस डिसीजन बेटर, यू और द कोर्ट? ऑब्वियसली इट्स यू। हम ज्यादा बेटर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। कल को हम नहीं रहे तो हमारे बच्चे का परवरिश कौन करेगा, कौन बेहतर तरीके से उसका ख्याल रख सकता है ना? मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची कौन हो सकते हैं? इफ यू वांट टू डिसाइड वेयर योर चाइल्ड गोज इन केस बोथ ऑफ यू pass away while the child is minor, you need to create a document called as letter of guardianship. इसको बोलते हैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप। प्रकाश जी बोल रहे लेटर ऑफ गार्डियनशिप पुट अप टू 18 years of age of children or 18 तक बाकी हो सकता है। यस, 18 के बाद वो मेजर हो जाता है, जब तक माइनर है तभी। Okay, a guardianship letter is a legal document that allows a person to hand over their guardianship rights to a different party, usually a close relative or an organization. The Indian guardianship
and Maintenance Act allows each parent to individually or joint appoint a testamentary guardian of their minor children. You can exercise this right by creating this document. Under testamentary guardianship, a guardian will be responsible for providing for the child all things required to be fulfilled by a natural guardian. Such guardian must provide a healthy and safe living environment, education, and necessary health care. The testamentary guardian will be responsible for making decision in the important event and aspects of a child's life. फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं टेक्स्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूं, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था जिसको कि रखना जरूरी था, तो इसके लिए मैंने इसको रखा। सिंपल शब्दों में ये बोला गया है कि आपके बाद आप जिसको चाहते हैं, जिस पर आपको भरोसा है, जो आपके बच्चे को एजुकेशन देगा, प्रॉपर लिविंग देगा एंड हेल्थ केयर करेगा, तो ऐसा आप जिसको समझते हो वो डिक्लेरेशन जो आप करके देते हो, दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ गार्डियनशिप, राइट? सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट मेकिंग अ लेटर ऑफ गार्डियनशिप? अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होता है, क्या हो सकता है? इफ यू डाई विदाउट मेकिंग अ लेटर ऑफ गार्डियनशिप, द कोर्ट डिसाइड, फिर से कोर्ट आ जाता है, डिसाइड हु गेट्स द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड, guardian of person, and who is responsible to take care of the property of child, guardian of assets. ठीक है? In India it is usually observed that, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, the court are reluctant giving custody of a child to individual and prefer organization over individuals. इंडिया में ये देखा गया है कि कोर्ट जब भी डिसीजन लेता है ना, वो इंडिविजुअल को नहीं देता है, अंटिल कुछ सेटिंग वोटिंग और वो सब चीज हो, तो उस पर जाना ही क्यों, वो प्रेफर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दे। जब बात बड़े वेल्थ की होती है ना, तो ऐसे केसेस में नॉर्मली वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करते हैं। अब आप जस्ट विचार कीजिए कि आपके ऐसे कोई क्लाइंट हो सकते हैं जो 100 करोड़ का ओनर हो, 200 करोड़, 500 करोड़ का ओनर हो, और उसके पेरेंट अभी ओल्ड एज हो चुके हैं, और उसका नेक्स्ट बारिश, मतलब बारिश है, अभी बच्चे छोटे हैं, और चाचा चाची मौसा मौसी, मतलब रिलेशनशिप जो है ना दूर वाले हैं, अभी प्लेन क्रैश कर गया या कुछ मेजर रोड एक्सीडेंट हो गया, वाइफ हस्बैंड दोनों नहीं रहे, अभी बच्चों के साथ क्या होगा? इनफैक्ट मैं बताऊं, ऐसे बहुत सारे आपके क्लाइंट लिस्ट होंगे, अगर आप सोचेंगे तो आपके अपने क्लाइंट लिस्ट में ऐसे लोग मिल जाएंगे, इनके साथ आप बैठोगे, प्लान करोगे, इन सारी चीजों को जब डिस्कस करोगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करके रखा है। And that's where you get access to your clients, और क्लाइंट के ऊपर का मतलब आपके ऊपर इतना भरोसा बढ़ जाएगा, बोलेगा अरे यार तू तो मेरा माई बाप है, तुम तो मेरे को ये आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। बैंक आता है, वो इंश्योरेंस का चेक कटवा के ले जाता है, इन्वेस्टमेंट करवा देता है, बात ही नहीं करता इसके बारे में कि क्या होगा नहीं होगा। तो ये आपको अपने क्लाइंट लिस्ट में देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और ऐसे क्लाइंट के साथ अगर बैठ के आप इन सब चीजों पे बात करते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और ऐसा है, तो क्या उनको एक ही क्वेश्चन करना, क्या आप, अगर कुछ ऐसा होता है सर मिस साहब, पैसे की तो कमी नहीं है, बट क्या आप चाहोगे कि कोर्ट डिसीजन ले, और वो डिसीजन लेता है कि आपका बच्चा ऑर्फनेज में रहे? कई सारे मूवीज में दिखाया जाता है, याद है पुराने जमाने के मूवीज में, और दिखाया जाता था जहां जिसके बच्चा ऑर्फनेज में है, उसके पेरेंट कहाँ चले गए पता नहीं लगा, और उसके चाचा ने पैसा हड़प लिया और बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़ के चला गया। इस टाइप का भी केसेस हो जाता है, ठीक है? तो या फिर कोर्ट डिसीजन लेता है, उसको ऑर्फनेज में छोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें ना हो, ये हो सकती है अगर आपने लेटर ऑफ गार्डियनशिप पे ध्यान नहीं दिया तो, राइट? So these organizations are usually orphanages. So if you want to nullify the chances of your children having to go to an orphanage in case both you and your spouse pass away while the child is a minor, you should create a letter of guardianship. So ये सब अगर नहीं हो तो letter of guardianship जरूरी है। Benefit of making a letter of guardianship. The biggest benefit is that you direct who gets the custody of your children and who is responsible for taking care of their wealth. अगर प्रकाश जी थोड़ा सा हम लोग लेट चल रहे हैं, मैं आपके क्वेश्चन को लेता हूं बाद में। अगर ऐसा हो, मतलब आप चाहते हैं कि आपके बाद को कोई एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो जो आपके बच्चे को बहुत अच्छा से ध्यान रख लेगा और आपका वेल्थ का भी मिसयूज नहीं करेगा, गलत यूज नहीं करेगा, उसको सही तरीके से संभाल लेगा, तो फॉर दैट लेटर ऑफ गार्डियनशिप जरूरी है। गार्डियनशिप of a person and guardianship of asset can be given to different individual.
इट्स नॉट जस्ट वन। फॉर सर्टेन थिंग्स के लिए गार्डियनशिप एक जन को, फॉर सर्टेन थिंग्स के लिए दूसरे को, ऐसा आप कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। लेटर ऑफ गार्डियनशिप डज नॉट रिक्वायर प्रोबेट अनलाइक ए विल। विल के केस में क्या ना थोड़ा सा झमेला हो भी सकता है, लेकिन गार्डियनशिप क्यों ना, ये तो अफेक्शन वाली बात हो जाती है, आप अपने होशो हवास में सब कुछ करते हैं, तो इसमें ऐसा किसी भी तरह के झमेले वाली बात भी नहीं होती है। द चांसेस ऑफ डिस्प्यूट ओवर चाइल्ड्स कस्टडी आर रिड्यूस्ड। अगर आप लेटर ऑफ गार्डियनशिप बना देते हैं तो कस्टडी लेने के लिए बोलते हैं ना, मामा घर वाले बोलते हैं हम बच्चे को रखेंगे और दादा दादी वाले हम बच्चे को रखेंगे, तो वो चीज नहीं होगा क्योंकि पेरेंट ने पहले डिक्लेयर कर दिया। यू कैन इवन गिव टेम्पररी गार्डियनशिप of children to another person, like you might be incapacitated or imprisoned and are unable to take care of the child. So ऐसा कुछ हुआ, एक्सीडेंट हो गए, बेड रिडन हो गए, अभी आप अपना ही ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, आप अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे? तो इस सूरत में अगर घर का कोई इंसान भी नहीं है जो बच्चे का ख्याल रख सके, तब क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आज के डेट में। सो इस स्थिति में अगेन टेम्पररी गार्डियन बना सकते हैं किसी को, और वो आपके बच्चे को टेक केयर करेगा, उसके लिए जो भी आप एग्रीमेंट होता है या जो भी है वो किया जा सकता है, इवन दैट इज पॉसिबल। हाउ टू चूज ए गार्डियन, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, किसी को भी गार्डियन तो बना नहीं सकते हैं। कम अप विद अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल गार्डियन, थोड़ा सा टाइम निकाल के देखेंगे अपना लिस्ट में कौन अच्छे लोग हैं जिनको मैं गार्डियन बना सकता हूँ। चेक द पेरेंटिंग स्टाइल ऑफ अ गार्डियन। अब किसी को पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो आपके बच्चे को कैसे संभालेगा? अफेक्शन हो सकता है, बच्चे को प्यार कर सकता है, लेकिन बात संभालने का, जो भी पेरेंट्स हैं ग्रुप में वो समझ सकते हैं बच्चे को संभालना कितना चैलेंजिंग है। दिक्कत नहीं बोलेंगे, चैलेंजिंग है। ठीक है, सो आप देखिए ऐसा कोई इंसान आपके ग्रुप में, लिस्ट में, जिसका पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो। ठीक है, द गार्डियन शुड बी समवन यू नो वेल एंड ट्रस्ट कंप्लीटली। चेक इफ द गार्डियन हैज द कैपेबिलिटी एज वेल एज विलिंगनेस टू एक्ट एज ए गार्डियन। आप सोच रहे हो कि वो मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा, लेकिन उसका विलिंगनेस है कि नहीं, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं। द गार्डियन शुड ऑल्सो बी फैमिलियर टू द चिल्ड्रन। गार्जियन बच्चे के साथ फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। इफ योर चॉइस ऑफ गार्डियन लिव्स इन अनदर कंट्री, you should ideally appoint a temporary guardian, should live near you, should that your children lives will not be unduly disputed, right? So अगर आप जिसको सोच रहे हैं कि वो गार्डियन बनना है, उसका इंटरेस्ट भी है, लेकिन अभी क्या है ना, वो अब्रॉड रहता है, तो इन दैट केस टेम्पोररी गार्डियन बना सकते हैं किसी को। Many people consider family and close friend as first choice to act as guardian. बहुत लोग के पास घर पे ही ऐसा ऑप्शंस हैं जो गार्डियन बन सकते हैं, तो इवन आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी है और वो ऑथेंटिक लीगली अगर आप बना देते हैं, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? ठीक है ना। अदरवाइज बच्चा तो बढ़ेगा ही, परवरिश उसकी हो ही जाएगी, वो तो कैसे भी हो सकता है। लेकिन बात फिर से मैं रिपीट करूंगा कि आप क्या चाहते हो, ये लेटर ऑफ गार्डियनशिप दिखाता है। Be sure to talk your children as well. If they are old enough, they may have a preference for who they want to stay with. अगर थोड़ा बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, बट स्टिल माइनर हैं, तो आप उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो, और बहुत मतलब फ्रेंडली माहौल में ये डिस्कस किया जा सकता है बच्चों के साथ कि बच्चे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो किसके साथ रहना पसंद करोगे। लाइक, ठीक है, ये थोड़ा सा साउंड अच्छा नहीं करता है, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है, और इसको अगर आप लेके जाते हैं खुद पर्सनली, मेरे ख्याल से आप इम्पोर्टेंस इस एंगल से कभी जरूरत नहीं पड़ी होगी आप लोगों को, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर मेरे से आप एग्री करते हो, ये मामला बहुत सेंसिटिव है, ये मैटर बहुत सेंसिटिव है और जरूरी है, तो प्लीज टाइप कीजिए जरूरी या अर्जेंट, है ना, मोस्ट अर्जेंट, ऐसा कुछ टाइप कीजिए, तो मुझे लगेगा कि आप रिलेट कर पा रहे चीजों को। यस, अर्जेंट, अक्षता इज टाइपिंग अर्जेंट, ओके, अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट, वेरी ट्रू। सो अभी तक सारी चीजों से आप रिलेट कर पा रहे हैं, आई होप सब कुछ जरूरी है, अर्जेंट है, यस, ओके। द नेक्स्ट इज प्राइवेट ट्रस्ट, बेनिफिट्स एंड यूजेज। मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया था, 2-3 टर्म्स जो हैं इनको
हम आज समझने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज ट्रस्ट, ठीक है। अगर छोटा मोटा फैमिली हो और जैसा कि मैंने बताया कि फैमिली में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत वास्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या है ना, चलेगा। लेकिन बड़े फैमिलीज, ठीक है, हम अंबानीज की भी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं और उनके बच्चों को, उनकी फैमिली मेंबर को पता ही नहीं है कि किस कंपनी का पैसा किधर है, नहीं है। इस टाइप के क्लाइंट लिस्ट अगर आपके में है, या उससे भी थोड़ा लोअर लेवल की भी अगर हम बात करें, कहने का मतलब सिंपल मैसेज, घर वालों को ये नहीं पता है कि ऐसा आप लोग कई बार एक्सपीरियंस भी किया, मैं तो कई बार एक्सपीरियंस किया हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। क्लाइंट अपने हिसाब से बहुत मजा कर रहा है, बहुत ही एंजॉय कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से फैमिली को चला रहा है, लेकिन उसके नहीं रहने के, जब वो नहीं रहा, उसके अपने बीवी बच्चों को पता नहीं है कि कहाँ था, क्या है। वेल्थ है मालूम है, लेकिन कहाँ रख के गया है पता नहीं है। नॉमिनेशन एंड ऑल वो तो बहुत ही जरूरी है, कम से कम हर जगह नॉमिनेशन, बट वो तो इन्वेस्टमेंट में नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन बिजनेस टर्म्स में जब आदमी बिजनेस में होता है तो किसके साथ क्या डीलिंग कर रहा है, किसके साथ मिलना है, किसको देना है, ये सब चीजें तो नहीं होती है ना, उसमें आप नॉमिनेशन का क्या करोगे, राइट। सो यहाँ पे बात आती है ट्रस्ट की। जब मामला बड़े लोगों का होता है ना, और कल को जब कुछ वो इंसान नहीं रहता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग उठ के आ जाते हैं और वो दावा करने लग जाते हैं, इवन कि बिजनेस पार्टनर, उनकी नीयत खराब हो जाती है। उनको मालूम है कि घर वालों के पास बहुत पैसा है, वो क्या बोलेंगे कि हमारा ये बिजनेस चलता था, इसमें हमारा ये इतना लेना देना था, ये उनको मुझे मिलना था तो इतना देना होगा एंड ऑल। और उस टाइम पे एक तो घर वाले इस दुख से परेशान कि इंसान चला गया है, और उसके बाद डेबिटर क्रेडिटर जो भी हो, मतलब ये सब को सामना करना बहुत मुश्किल है। सो ए ट्रस्ट इज ए लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय द ओनर entrust another party to take care of his assets for the benefit of the beneficiaries he has chosen under instruction in form of a trust deed. A trust is an effective estate planning instrument for an individual to ensure that his assets are protected and looked after by a trustee or trustees for the benefit of the trust beneficiary. Well, ठीक है, लेकिन जब बड़े लेवल की बात हो, सिर्फ विल से काम नहीं चलेगा। इट्स बेटर टू हैव क्रिएट अ ट्रस्ट जहां पे ट्रस्टीज हो, और ट्रस्टीज के थ्रू से सारा चीज राउट होगा, तो कल को आप नहीं भी रहेंगे तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। सो इसमें थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। हाउ डज ए ट्रस्ट वर्क? Trust requires the settler to give away his assets such as shares, money and property to a trustee such as to hold them on trust for the benefit and enjoyment of the beneficiaries. The settler may impose conditions for the trustees to follow, such as releasing monies only for a certain purpose or in a staggered manner. So trust में trustee होते हैं, और इन सब चीजों को डील करने के लिए, चाहे शेयर्स की बात हो, मनी, प्रॉपर्टी, और इन सब चीजों को इसको जो बेनिफिशियरी एंजॉय करेंगे, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ट्रस्ट में ये ऑप्शंस होते हैं, ये वे आउट है जहां पे ट्रस्टीज एक्शन लेते हैं, ट्रस्टीज हेल्प करते हैं, और उनके थ्रू से ही ये ट्रांजैक्शंस सारे होते हैं। Thus, in a trust, the trustee receives the asset from the settler मतलब owner, ठीक है, and is legally obliged to hold and manage the assets for the enjoyment of the beneficiaries during the trust period set by the settler. तो इसमें ट्रस्ट जब के थ्रू से जब काम होने लगता है ना, सारा चीज ऑथेंटिक बोल सकते हैं, वहां पे ऑडिट से लेकर सारा चीजें वहां पे इन्वॉल्व होंगी। तो अगर आपके बाद आपके बेनिफिशियरीज, चाहे वाइफ हो या बच्चे हो या जो भी हो, ठीक है, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, वो एंजॉय करेंगे, लेकिन उस एंजॉय करने के लिए किसको कितना चाहिए होगा, नहीं होगा, वो ट्रस्टी डिसाइड करेंगे, एंड उस पैसे का कभी भी कोई मिसयूज नहीं हो पाएगा। वुड हैविंग ए विल बी सफिशिएंट विदाउट हैविंग ए ट्रस्ट? जो मैं अभी आपको बता रहा था,
Without doubt, having a will written is important. However, unlike a will, a trust can serve many purposes to complete estate planning. For instance, a trust allows wealth protection and wealth preservation, which a will cannot do. यहाँ पे मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, विल में वो पावर है कि आपके इच्छा के हिसाब से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, क्या हो, वो हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वेल्थ का क्या करेगा वो तो आपका नेक्स्ट जनरेशन डिसाइड करेगा। विल में वो प्रोविजन नहीं है कि वो उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करेगा, किधर डाल के रखेगा, किधर से उसका वेल्थ प्रोटेक्ट रहेगा या वो ग्रो करेगा, ये विल में नहीं है। एक इंसान को, दो भाई हैं, 50-50 बटा, अनिल और इसके मुताबिक ये लोग तो आपस में बांटे, विल नहीं था बट एग्जाम्पल के हिसाब से। अब अनिल ने उसका मिसयूज किया, पूरा खत्म कर दिया, और मुकेश ने उसको ग्रो करा लिया। तो वहां पे फिर उस इंडिविजुअल का पर्सनल सेंस और उसकी बुद्धिमानी बोलिए, है ना, जिसके वजह से मुकेश ने किया और अनिल ने गंवाया। ट्रस्ट में ये ऑप्शन भी आ जाता है कि आपका वेल्थ का मिसयूज तो नहीं होगा, एट द सेम टाइम ये इंश्योर करेगा कि उस पैसे को आप ही डिसाइड करके जाओ। सो धीरू भाई अंबानी ये ऑप्शन पे जा सकते थे और कर सकते थे कि क्योंकि वो विजनरी थे, वो 40 साल 50 साल बाद के चीजों को देख सकते थे, ठीक है ना। तो अपने जीते जी वो अगर ऐसा करके जाते थे तो फॉर श्योर अनिल अंबानी आज इस हालत में नहीं होता। विल में ये पावर नहीं है बट ट्रस्ट में ये पावर है, वो वेल्थ को प्रोटेक्ट भी करने का और प्रिजर्व भी करने का, ठीक है। वो उसी तरीके से उस चीज को मैनेज होता है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ इट इज देन टाइप क्लियर। फैंटास्टिक निखिल भाई। पंकज जी बोल रहे हैं क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। हाउ डज ए ट्रस्ट वर्क? So passing wealth without probate or court intervention. So first of all, ट्रस्ट के थ्रू से जब कुछ होता है तो उसमें फिर कोर्ट इंटरवेन करने नहीं आता है, कोई किसी तरह का झमेला नहीं होता है। सो आराम से आप जैसा चाहते हो, वेल्थ क्रिएट करने की बात हो, प्रिजर्व करने की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, ट्रस्ट में ट्रस्टी रहेंगे। और ट्रस्टी, जाहिर सा बात है, आप किसी को भी ऐसे तो ट्रस्टी नहीं बनाओगे, वेल नोन। अच्छा, ट्रस्टी जो होगा वो अपना पर्सनल यूज के लिए भी यूज नहीं कर सकता, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सो ये प्योरली आप जैसा चाहते हो वो सारा, मतलब फ्यूचर, अपने नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर आप लिख के चले जाएंगे और उसके हिसाब से आपका वेल्थ भी टाइम के साथ ग्रो होगा, इन्फ्लेशन को बीट करेगा। वो सारी चीजें प्रोविजन है ट्रस्ट। उस वेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारा चीज आप करके जा सकते हैं, राइट। देन प्रोटेक्टिंग वेल्थ अगेंस्ट वेस्टफुल बेनिफिशियरीज। सो बेनिफिशियरीज कहने का मतलब है रिलेटिव में से कोई ऐसा जिसको कि आप नहीं चाहते हो, आप उसको साइड करके चल सकते हैं। प्रोटेक्टिंग वेल्थ अगेंस्ट क्रेडिटर, बेनिफिशियरीज एंड डिसग्रंटल्ड फैमिली मेंबर। कोई भी क्रेडिटर्स या बेनिफिशियरी या ऐसा कोई फैमिली मेंबर जो मतलब क्या बोले वो जिसको कि आप नहीं चाहते हो, इसका डिक्शनरी मीनिंग मैं निकाला था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, चाहे तो आप लोग गूगल कर लीजिए। बट समहाउ डिसग्रंटेड फैमिली मेंबर का मतलब यही होता है कि आप जिसको नहीं चाहते हो, ठीक है। प्रोटेक्टिंग वेल्थ अगेंस्ट द सेटलर्स ऑफ बेनिफिशियरी क्रेडिट। अगर किसी तरीके का सेटलर के साथ और बेनिफिशियरी क्रेडिटर के साथ, मतलब वो जो मैंने बताया ना कि कोई क्रेडिटर आके वो बोलता है कि मेरे पास आपका जो वेल्थ है वहां से मुझे दे दो, मेरा इतना बनता था या जो होता था, मैंने क्रेडिट किया था सेटलर को, ठीक है, वो सब कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट इज कंप्लीटली अवे। पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल इंसान के साथ क्या था नहीं था कोई मतलब नहीं। देन प्रोटेक्टिंग वेल्थ अगेंस्ट द डिसग्रंटेड फैमिली मेंबर्स, ऑलमोस्ट सेम चीज रिपीट हो गया। सो ऐसे फैमिली मेंबर्स जिनके साथ जिसका कोई लेना देना नहीं हो, आप नहीं चाहते हो, उससे सेव हो सकता है। देन सेव्स स्टेट ड्यूटी। सो जब ट्रांसफरिंग होता है और ये सब कुछ होता है ना, सो स्टेट से रिलेटेड ट्रांसफरिंग और वो सारी चीजें जो होती है, तो बहुत ज्यादा हैवी चार्जेस लगते हैं। ट्रस्ट के
थ्रू से अगर आप पहले से सब कुछ करके रखे रहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी चीजें, तो ये जो चार्जेस लगने हैं, ये चार्जेस से भी आप बच जाते हैं, राइट। सो इस तरीके से ट्रस्ट वर्क करता है। हमने देखा कि स्टेट प्लानिंग क्यों जरूरी है। हमने ये देखा कि स्टेट प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। एज ए फाइनेंशियल प्लानर, वेल्थ मैनेजर, हमें किस तरीके से स्टेट प्लानिंग को हम अपने बकेट में रख सकते हैं। हमने ये देखा कि विल कैसे बनाया जा सकता है। विल में उसको सिंपली प्लेन पेपर में रख सकते हैं या रजिस्टर करना है। हमने ये देखा कि लेटर ऑफ गार्डियनशिप क्यों जरूरी है, कैसे बनता है, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, ट्रस्ट क्यों और किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, सेफगार्ड करता है, इन सारी चीजों को जाना समझा। ठीक है। सो एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानर, इसको हम बकेट में रख सकते हैं और इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं और इस तरीके से हमें ये सारी फायदे होने हैं। बट देन क्या हमें इसकी एक्सपर्टाइज है, या हम सिंपली क्लाइंट को बोल दें आप अपना विल खुद बना लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं वैसा भी कर सकते हैं, वो अपने कर लेगा, क्या वो सही होगा? सो जाहिर सा बात है वो सही नहीं होगा। क्लाइंट अपने सब्जेक्ट में मास्टर है, अपने बिजनेस में मास्टर है। ये विल बनाना या इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें में उसको मास्टरी नहीं है। हमको आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट, उसके इन आउट हमको पता है। स्टेट प्लानिंग हमारे लिए नया सब्जेक्ट है। सो अगेन, जब तक हमें मास्टरी नहीं होती है, सो करना क्या चाहिए, किसी एक्सपर्ट के साथ एसोसिएट होके चाहे तो आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप मास्टर बन जाते हैं, तब चाहे तो आप खुद भी विल लिखना चालू कर सकते हैं। उसके ऊपर स्पेशल कोर्सेस होते हैं, वो सारी चीजें कर लिए तो फिर एज ए स्टेट प्लानर इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जब तक नहीं करते हैं तब तक ये चांस मत लीजिए, ये सजेशन क्लाइंट को मत दीजिए कि आप खुद स्टेट प्लानिंग कर लो, आप अपना विल खुद लिख लो। यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करेंगे आपको। एक फैमिली थी जिसका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा खासा था और वाइफ हस्बैंड दोनों जो है, उनके 2 बेटे थे। अभी दोनों बेटों की शादी नहीं हुई थी। ठीक है। सो वो उन दोनों के साथ क्या होता है, मलेशियन एयरलाइंस में क्रैश करती है और उस क्रैश में वो लोग मर जाते हैं। इन्होंने अपनी विल खुद बना के रखी थी और उनके विल के हिसाब से इन्होंने दोनों बेटों में अपना प्रॉपर्टी का 50-50% बंटवारा कर दिया था। और एक अकाउंट था, उसमें कुछ 13,000 कुछ रुपीज कुछ बैलेंस बचता था। सो विल में उन्होंने लिखा ये चीज इसको जाएगा, ये चीज उसको जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में उन्होंने लिखा कि इसके बाद जो भी है वो हमारे नौकर रामू को जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, है ना। सो उनका जो भी प्रॉपर्टी था सबका उन्होंने बारी बारी से लेखा जोखा किया और उनके हिसाब से एक अकाउंट बचता था जहां पे 13,500 कुछ अमाउंट था। उस अमाउंट के बारे में वो चीज उनके दिमाग में था, तो उन्होंने जस्ट लिख दिया कि इसके बाद जो भी हमारे मरने के बाद, मतलब विल में जो होता है कि जो भी अमाउंट बनता है वो हमारे नौकर रामू को जाएगा। तो उनके हिसाब से 13,500 रुपया नौकर को मिलना था। लेकिन अब इनकी डेथ होती है एयरलाइंस से, और एयरलाइंस का इंश्योरेंस के हिसाब से उनको कुछ 10 करोड़ रुपया मिलने थे। अब ये विल में लिखा गया कि ये प्रॉपर्टी बड़े बेटे को, ये छोटा बेटे को, और इसके बाद जो जाएगा वो हमारे नौकर रामू को जाएगा। तो आज पर दैट विल वो 13,000 के अलावा ये 10 करोड़ रुपया जो कि उन दोनों बेटों को मिलाकर जो प्रॉपर्टी बनता है उससे कहीं ज्यादा होता है। अब क्या होगा, उसके नौकर को जाएगा। सो अगर काम करते हैं, काम करना और एक होता है अच्छे से काम करना।
एक होता है जैसे तैसे करना और एक होता है एक्सपर्ट के हाथों काम करना, दोनों में फर्क होता है। यहाँ पे जस्ट मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि क्लाइंट शो जिसको भी आप डील करें, मैं यही बोलूंगा कि उसको किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही कराएं। सिंपल एक वर्ड या एक लाइन कानून के नजर में उसका एक अलग मतलब निकल के आ जाता है। सिमिलरली आप भी जब तक एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं किसी अच्छे एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट के साथ एसोसिएट, जैसे एडवोकेट होते हैं शुरुआत में किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं, तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस कराएं। कुछ 50-100 फाइल्स कर लिए, आपने खुद सर्टिफाई हो गए और आपको लगता है आप कर सकते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंटली करें। सो इसी के साथ आज का सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं।